हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, और ये एनपीआर जो है, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में कहा था कि पिछले दफा अपन ने जो है एनआरसी पढ़ा था, और उसके बाद अपन ने कहा था कि एनपीआर और सीएए अपन अगली वीडियो में जो है देखेंगे। तो आज अपन देखेंगे एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, ये क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है? ठीक है, तो ये देश के अंदर रहने वाले निवासियों का एक रजिस्टर है। देश में रहने वाले निवासियों का रजिस्टर। यहाँ नागरिकों की बात नहीं की गई है। निवासियों में देश में रहने वाले देश के जो नागरिक हैं वो भी आ जाते हैं, आप और हम भी इसका हिस्सा हैं। ठीक है, तथा जो विदेशी नागरिक है जो भारत में रह रहा है वो भी इसका हिस्सा है। और अपन ने पिछले दफा देखा था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो है वो रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या दी गई है। ठीक है, उसके तहत रेजिडेंट उसे माना गया है जो एक साल में 182 दिन से ज़्यादा भारत में रहता हो, वो भारत का निवासी कहलाएगा, भले ही वो विदेश का नागरिक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये रजिस्टर जो है देश के निवासियों का है, नागरिकों का नहीं है। सबसे पहले तो इसमें दोनों के नाम लिखे जाएंगे, जो भारत के नागरिक हैं उनका मेंशन भी किया जाएगा, और जो विदेशी नागरिक है लेकिन साल में 6 महीने या इससे अधिक जो है वो भारत में रहते हैं, उनका भी उल्लेख इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एनपीआर होता क्या है। ठीक है, अब क्या एनपीआर नई चीज है? ये इन दिनों चर्चा में आया है। ठीक है, और ज्यादा चर्चा में आ रहा है और बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कोई नई चीज है। पर आपने कहावत सुनी होगी कि नई बोतल में पुरानी शराब परोसना, वो कहावत यहाँ पे लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। शराब भी पुरानी है और बोतल भी पुरानी है। यानी कि एनपीआर जो है वो अपने आप में पूरी तरह से एक पुराना कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब ये कितना पुराना है? तो सबसे पहले एनपीआर जो है वो 2010 में 2010 में पहली एनपीआर जो है वो तैयार हुई थी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो 2010 में बना था, और उस समय पी चिदम्बरम भारत के गृह मंत्री थे। आप पी चिदम्बरम को जो है वित्त मंत्री के रूप में जानते होंगे, लेकिन वो बीच में कुछ समय के लिए यूपीए सेकंड पार्ट जो था उसमें कुछ समय के लिए जो है वो गृह मंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो वो गृह मंत्री क्यों बने थे बीच में कुछ समय के लिए? क्योंकि देश के अंदर जो है वो नक्सली हमले बहुत ज़्यादा हो गए थे और लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बिगड़ता जा रहा था। तो ऐसा लगा कि गृह मंत्रालय किसी पावरफुल व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, तो इसलिए उनको वित्त मंत्री से हटा के गृह मंत्री जो है वो बनाया गया था। हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, और उस समय कुछ समय के लिए जो है प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो ये मूल रूप से ये जो एनपीआर का जो आइडिया है, ये आइडिया पी चिदम्बरम का था। 2009 से ही पी चिदम्बरम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो क्या उस समय 2009 या 2010 में संसद ने ऐसा कोई एक्ट या कानून बनाया जिससे कि एनपीआर को जो है वो वैधानिक बेस या वैधानिक आधार जो है वो मिल सके, लीगल बेस मिल सके? तो नहीं, इस पी चिदम्बरम का या उस समय की सरकार का मानना था कि इसके लिए नए कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2003 में, अब इसलिए अपन ये कहें कि ये आइडिया मूल रूप से पी चिदम्बरम या यूपीए सरकार का भी नहीं था। ये आइडिया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो है 2003 में 2003 में इन्होंने सिटीजनशिप जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट जो है वो किया था। और अपन देखेंगे, आगे भी देखेंगे, पहले भी अपन ने पढ़ा है कि सिटीजनशिप एक्ट में कब कब जो है वो अमेंडमेंट किया है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करके, और वाजपेयी सरकार ने जो है एनपीआर का की संभावना है या एनपीआर की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार कर ली थी। और इसी समय 2003 में वाजपेयी सरकार ने ही जो है वो सिटीजनशिप रूल्स 2003 अब इन रूल्स में इन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003 जो है ये बनाए थे। ये रूल्स बनाए थे कि जिसके तहत सिटीजन्स के लिए कुछ जो है रूल्स बनाए जा सके। तो हम देखेंगे कि एनपीआर का जो आधार है, बेस है, वो ये या तो सिटीजनशिप एक्ट है या सिटीजनशिप रूल्स 2003 है या फिर सेंसस एक्ट 1948 है।
ठीक है, क्योंकि ये सेंसस यानी जनगणना अधिनियम 1948, ठीक है, जनगणना अधिनियम 1948 जो है वो भी इसका जो है वो आधार प्रदान करता है, जिसके आधार पे ये बनाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि तो हम देखें कि 2010 में एनपीआर बन गया था, 2015 में एनपीआर मॉडिफाई हो गया था, अपडेट हो गया था। ठीक है, और 2015 में ही इसे मॉडिफाई करते समय इसमें बायोमेट्रिक डाटा भी जो है वो जोड़ दिए गए थे। ठीक है, और इसका डिजिटाइजेशन भी कर दिया गया था। तब तक इसका कोई विरोध नहीं हो रहा था, लेकिन 2019 में जब सीएए पारित किया गया तब सारी समस्याएं जो है वो शुरू हुई और इन सब का विरोध होना जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, तो वो क्यों हुआ, क्या हुआ, ये बाद में अपन देखेंगे। अभी पहले सिर्फ अपन देख लेते हैं, क्योंकि आपका अगला जो एग्जाम है उस एग्जाम में निश्चित रूप से अगर क्वेश्चन आएगा तो एनआरसी से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, सीएए से क्वेश्चन आने की संभावना उससे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एनपीआर से पक्का ही आपका एक प्रश्न जो है वो आएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से एक पक्का आप प्रश्न जो है वो देख लेना क्या आएगा। तो सबसे पहला तो इसका आधार क्या है, ठीक है, या फिर आपसे पूछेंगे कि ये क्या केवल इसमें नागरिकों का है या निवासियों का है, किसका है ये। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है कि ये निवासियों का है, नागरिकों का नहीं है, केवल नागरिकों का नहीं है। ठीक है, दूसरा इसके जो आधार है सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें 2003 में अमेंडमेंट करके इसमें प्रोविजन किया गया था, और सिटीजनशिप रूल्स 2003 और सेंसस एक्ट 1948, ये तीन जो है जनगणना अधिनियम 1948। ठीक है, तो ये तीन जो अधिनियम है या जो रूल्स हैं ये इसका आधार है। तो ठीक है, ये दूसरी चीज होगी। तीसरी, ये तैयार कौन करता है। ठीक है, तो ये गृह मंत्रालय के तहत जो है वो तैयार किया जा रहा है, होम मिनिस्ट्री के तहत जो है तैयार किया जाता है। और कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो इसे तैयार कर रहा है, तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो भारत में सेंसस की प्रक्रिया का संपादन जिस ऑफिस के द्वारा किया जाता है, वही ऑफिस जो है आपका एनपीआर तैयार करता है। तो इसलिए ये प्रश्न आएगा आपसे, ये आने की संभावना बनती है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है वो की निगरानी में या उसकी देखरेख में जो है इसका इसे तैयार किया जा रहा है। अब ये जो रजिस्टर बनेगा पॉपुलेशन रजिस्टर, ये कितने प्रकार का, क्या सीधा नेशनल रजिस्टर बनेगा, तो नहीं, ये जो रजिस्टर है ये निम्न स्तर पर जो है वो बनेगा। सबसे पहले तो जो है हर एक गांव या कस्बे का एक रजिस्टर बनेगा। ठीक है, तो गांव विलेज पॉपुलेशन रजिस्टर होगा। क्या कहलाएगा ये, विलेज पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद जो है वो उप जिला सब डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा, सब डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन रजिस्टर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा, उसके बाद स्टेट पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा, और उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो बनेंगे। ठीक है, तो ये कई स्तर पर जो है वो रजिस्टर जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, तो गांव के स्तर पर बनाया जाएगा, उप जिला यानी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहाँ पे आपका एसडीएम जो है बैठता है, और आप जो एसडीएम बन के जाओगे और आपके अंडर में जो है ये वाला रजिस्टर बनेगा। तो इसके तहत जितने भी गांव आते हैं उन सबके रजिस्टर को मिला के जो है उप जिला रजिस्टर जो है वो बनेगा, और एक जिले में जितने भी उप जिला आते हैं उन सब रजिस्टर को मिला के ये बनाया जाएगा। इन सब जिलों को मिला के राज्य का एक जो है रजिस्टर बनाया जाएगा, सभी राज्यों के रजिस्टर बना के मिला के और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें आसाम जो है वो इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा एक क्लू है, क्योंकि असम में वैसे ही पहले से ही एनआरसी जो है वो बनी हुई है, इसलिए असम को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये 4 तरह का जो है वो बनेगा। अब उसके बाद जो है ये जब भी रजिस्टर ये तैयार होगा तो सबसे पहली बात तो है कि हर व्यक्ति को जो है वो इसमें अपना पंजीकरण करवाना या अपना नाम लिखवाना जरूरी है। ठीक है, ये अनिवार्य होगा सबके लिए, कोई ऐसा मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं बनाऊंगा या मैं मेरा नाम नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, ये अनिवार्य है। उसके बाद ये किसका बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा निवासियों का। कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा है, आप वर्तमान में जहाँ रह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे 5-7 दिन के लिए, जिस समय रजिस्टर बन रहा है और उस समय आप 5-7 दिन के लिए आए हो और आपका नाम जोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी स्थान पर पिछले 6 माह से रह रहा है और अगले 6 माह भी यहीं रहने का उसका इरादा है,
तो उसका नाम जो है इसके अंदर जोड़ा जाएगा। अगर अभी नहीं रह रहे हैं तो आप पहले कहाँ रह रहे थे, या अगले 6 महीने भी लगातार आप कहाँ रहने वाले हो, आपको क्या लगता है कि आपका वर्तमान जो है वो स्टे कहाँ पे होने वाला है, स्थायी स्टे कहाँ होने वाला है, तो वो जगह आपको जो है वो बतानी है और वहां पे आपको अपना पंजीकरण जो है वो करवाना है। ठीक है। अब जो पंजीकरण है ये सभी का होगा, इस एनपीआर में सभी लोगों का नाम शामिल होगा। ध्यान रखना, ये एनपीआर में सभी लोगों का नाम, जितने भी निवासी हैं, सभी निवासी है उनका नाम इसमें शामिल होगा। सभी निवासियों का जो है वो नाम उसमें शामिल होगा, कोई एज का कोई फर्क नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे ये 15 वर्ष की एज क्यों लिखी है, क्योंकि बायोमेट्रिक डेटा, ठीक है, बायोमेट्रिक डेटा और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो केवल जो है 15 वर्ष या उससे ज्यादा के जो लोग हैं उनको ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये जो एनपीआर में नाम सभी लोगों का शामिल होगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन बायोमेट्रिक डेटा और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो प्रोवाइड करवाया जाएगा वो केवल जो है वो 15 वर्ष या इससे ज्यादा के लोग जो है वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, और तो ये ध्यान रखना। तो ये 15 वर्ष मैंने इसलिए लिखा है, बायोमेट्रिक डेटा और उनको ही दिया जाएगा। अब क्या जो एनआरआईज है, अब आपके दिमाग में कि जब निवासियों की बात चल रही है तो क्या एनआरआईज का नाम इसमें शामिल किया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये निवासियों का रजिस्टर है, रेजिडेंट्स का रजिस्टर है। और एनआरआई में तो नाम में ही है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, तो जिसके नाम में नॉन रेजिडेंट है तो इसका मतलब जो है एनआरआई का नाम इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है जो विदेशी यहाँ रहता है नागरिक, उसका नाम, तो जैसे कि अपन ने पहले ही बात कर ली कि विदेशी यहाँ रहता है, भारत में रहता है, भारत का रेजिडेंट है, तो उसका नाम इसमें शामिल किया जाएगा और एनआरआई का नाम उसमें शामिल जो है वो नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम देखें कि इस रजिस्टर में क्या लिए जाएंगे, किस तरह की सूचना जानकारी ली जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के डेटा लिए जाएंगे, डेमोग्राफिक डेटा, जननांकीय आंकड़े, क्या जननांकीय आंकड़े, ठीक है, डेमोग्राफिक डेटा जो अपन देखेंगे किस तरह के जो आंकड़े हैं मैं अब बताऊंगा। इसमें 21 तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, 21 तरह की जानकारी जो है वो ली जाएगी। ठीक है, और दूसरा है बायोमेट्रिक डेटा। बायोमेट्रिक आप जानते ही हैं, आपके जो 10 अंगुलियां हैं इनके निशान लिए जाएंगे, इंप्रेशंस लिए जाएंगे और आपकी आंख की पुतली का जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके साथ जो है लिए जाएंगे। तो दोनों तरह के डेमोग्राफिक डेटा एंड बायोमेट्रिक डेटा जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे। अब अपन देखें कि इतना हाय तौबा क्यों मचा हुआ है, ऐसी कौन सी जानकारी एनपीआर के तहत जो है वो ले ली जाएगी जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो 21 तरह की जानकारी जो है वो आपसे ली जाएगी। तो 21 तरह की देखते हैं, देखा अपन कौन कौन सी वो 21 तरह की जानकारी है। व्यक्ति का नाम, आपका नाम क्या है, आपका नाम पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा जो परिवार का मुखिया है से क्या संबंध है आपका, आप उनके बेटे हो, पोते हो, क्या हो आप उनके। ठीक है, उसके बाद तीसरा माता जी का नाम पूछा जाएगा। चौथा पिताजी का नाम पूछा जाएगा, और माता जी और पिताजी के नाम के साथ साथ इनकी जन्म की तारीख भी पूछी जाएगी और जन्म स्थान भी पूछा जाएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, भारत में ही हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद स्पाउस, यानी कि पुरुष है तो उसकी पत्नी का नाम पूछा जाएगा, पति या पत्नी के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप विवाहित हैं या नहीं है। हालांकि इस कॉलम की जरूरत नहीं थी, पति या पत्नी वाले कॉलम में कुछ लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता उसमें, लेकिन फिर भी आपके विवाहित हैं या नहीं है ये पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका जो है वो जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, पुरुष हो, महिला हो, क्या हो। ठीक है, और उसके बाद जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। ठीक है, फिर आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, इसी देश में हुआ था या कहीं बाहर हुआ था आपका जन्म, और फिर आपकी राष्ट्रीयता पूछी जाएगी, नेशनलिटी।
ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान पता क्या है, आप वर्तमान में कहाँ पे रह रहे हो, वो चीज पूछी जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में जो है कितने समय से रह रहे हो। फिर पूछा जाएगा आपका स्थायी पता क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, ठीक है। और उसके बाद दो क्वेश्चन और है जो कि एक तो आपका शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और आपका व्यवसाय क्या है। दो और है इसमें जो मैं यहाँ नीचे जगह नहीं है, ठीक है। शैक्षणिक, आप कितने पढ़े लिखे हो और आप क्या काम करते हो। तो ये 15 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है। अब ये 15 क्वेश्चन जो है वो पहले 2010 वाले जो अपन यहाँ डिफरेंस जो है वो उसमें पढ़ेंगे। 2010 में जो एनपीआर तैयार हुआ था उसमें ये 15 प्रश्न ही पूछे जाते थे, ठीक है। और उसके बाद 6 प्रश्न और नए जोड़े गए हैं, ठीक है। पहला है यहां रहने से पहले पहले आप कहां रहते थे, वो वाली चीज, ठीक है। पहले कहां रहते थे वो चीज जो है वो आपसे पूछी जाएगी, बतानी पड़ेगी आपको, पहले का एड्रेस बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट के नंबर, ठीक है। आधार कार्ड नंबर, ठीक है। डीएल नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर और आपके मोबाइल नंबर। ये चार, ये इसमें से 6 में से 5 तो नंबर ही है। पासपोर्ट के नंबर, आधार कार्ड के नंबर, डीएल के नंबर, वोटर आईडी कार्ड के नंबर और मोबाइल नंबर, और एक है कि आप पहले कहाँ रहते थे। तो ये 6 प्रश्न जो है वो नए जोड़े गए हैं जो 2010 की एनपीआर में नहीं थे, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है ये 21 जो है वो प्रश्न हो गए, 15 प्लस 6, ठीक है। तो एक बार के लिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की, तो ये है डेमोग्राफिक डेटा, जननांकीय आंकड़े। आपके बारे में ये सूचनाएं जो है वो ली जाएगी और आप देखना कि इन सूचनाओं में कहाँ क्या किसको दिक्कत आ सकती है, किसी को बताने में भला क्या आपत्ति जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हो गए 15। तो इस तरह से ये आंकड़े आपसे जो है इसमें लिए जाएंगे और उसके बाद आपके बायोमेट्रिक डेटा लिए जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि एनपीआर 2010 में भी एनपीआर बनी थी, 2015 में वो अपडेट हो गई थी और 2020 में भी एनपीआर ही बन रही है, ठीक है। और तो ऐसा क्या फर्क है दोनों में, डिफरेंस क्या क्या है जो पहले वाले में नहीं था। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बताया। एक तो क्या है कि ये पहले माता पिता के बारे में सिंपल जानकारी ली जाती थी, लेकिन अब इसमें ये कर दिया कि माता पिता का नाम तो बताना ही है, नाम के साथ साथ आपको जो है उनकी जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ भी बतानी है और जन्म का स्थान भी बताना, ताकि इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को ट्रेस किया जा सके कि जिनके माता पिता विदेश में जन्मे थे, ठीक है, और फिर वो अवैध तरीके से भारत में आ गए हैं तो उनको जो है वो पहचाना जा सके, ठीक है। शायद इसलिए जो है इसका प्रोविजन जो है वो रखा है। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो 6 प्रश्न जो है ये है, ये 5 तो नंबर ही है, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डीएल नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर। ये 5 तो, ये 4 तो आप एनी टाइम जेब में लेके घूमते हो, ठीक है। आपका पर्स चोरी हो जाए तो ये 4 किसी के पास कभी भी जा सकते हैं, इसलिए ये कोई इतनी भी बड़ी प्राइवेसी जैसी चीज जो है वो है नहीं, ठीक है। हाँ, पासपोर्ट आप में ज्यादातर के है भी नहीं, तो नंबर भी नहीं है, ठीक है। और पहले कहाँ रहते थे बताने में कोई दिक्कत थोड़ी, आपको शर्म थोड़ी आ रही, पहले मैं वैसे रहता था और अब मैं बहुत पॉश कॉलोनी में रहता हूँ, पहले तो मैं थोड़ी कमजोर जगह पे रहता था, ठीक है। तो एक पहला तो ये कि माता पिता के बारे में ये जानकारी, दूसरा ये और दूसरा ये वाले जो है ये 6 प्रश्न अलग से थे, और तीसरा ये कि पहले वाले में बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया गया था, लेकिन इस बार जो है बायोमेट्रिक डेटा को भी जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया एनपीआर 2010 और एनपीआर 2020 के बीच में, ठीक है। तो और उसके बाद अब के भाई ये एनपीआर बनने के बाद जो है वो क्या होगा, इसको क्या किया जाएगा, ठीक है। तो एनपीआर बनने के बाद जो है तो एनपीआर जो बनने के बाद जो है इसका क्या किया जाएगा।
क्यों? क्योंकि पहले से हमारे पास जो है आधार कार्ड है, ठीक है। UIDAI के तहत जो है वो सबका रजिस्ट्रेशन है, सबके बायोमेट्रिक डेटा है, सबके बारे में जानकारी भी है और सबको एक नंबर भी दे दिया गया है, ठीक है। तो जब सब पहले से है तो इसकी जरूरत कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जो है वो प्लानिंग की है कि NPR तैयार करके और इसको जो है UIDAI, ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसके साथ जो है उससे इसको जो है वो डी डुप्लीकेशन जो है वो किया जाएगा, इसको थोड़ा सुधारा जाएगा NPR को, ठीक है, UIDAI के द्वारा उसके साथ इसको मैच किया जाएगा और मैच करके इसे जो है रिफाइंड किया जाएगा, इसे सही किया जाएगा। और सही करने के बाद जो है NPR के अंदर जो है आपको जो आधार कार्ड नंबर दिया हुआ है वो आपका आधार कार्ड नंबर भी NPR के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आधार कार्ड संख्या को NPR के साथ जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद जितने भी 15 साल से ज्यादा के लोग हैं, 15 साल या 15 साल से ज्यादा के लोग हैं, उनको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। उन सबको क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, 15 साल या उनसे ज्यादा, और उनको ही जो है वो एक NPR नंबर या नया जो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो दिया जाएगा। ये नंबर 15 साल से छोटे बच्चों का नहीं होगा और 15 साल से छोटे बच्चों की आइडेंटिटी के लिए जो है वो कौन सा नंबर होगा, तो उसके लिए कहा कि उनके जो पेरेंट्स का जो नंबर है वही नंबर उनके लिए काम आएगा। 15 साल से छोटा बच्चा है तो उसको कहीं पे भी फॉर्म डिपॉजिट कर सबमिट करना है तो उसमें उसको जो है वो नंबर बताओगे, अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बताओ, तो मम्मी और पापा के नंबर जो है वो उसे बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि NPR सभी लोगों का, NPR में सभी लोगों का नाम शामिल होगा, जन्मते ही बच्चे का नाम भी शामिल होगा, लेकिन जो है वो कार्ड और जो नंबर प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो 15 साल और उससे ज्यादा के लोगों को जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये है आपके NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि कौन से प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, और एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे विवाद जो है वो क्या था जब हुआ क्या था कि जैसा कि हमने देखा कि CAA 2019 जो है वो पारित किया गया संसद में और CAA का विरोध हुआ, ठीक है। चारों तरफ की ये जो है रिलीजन के बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, इस तरह का विरोध विपक्षी दलों ने और हमारे देश के जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, कहे जाते हैं, मानते हैं अपने आप को, उन्होंने इसका जो है वो विरोध किया, ठीक है। विरोध किया और विरोध के साथ तो उन्होंने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, तो विरोध करने वालों ने कहा कि दिक्कत इसमें यह है कि आप इसको भविष्य में NRC से लिंक करोगे, ठीक है, और आप कह रहे हो कि पूरे देश की NRC बनाएंगे और उसमें पूरे देश में जो भी अवैध रूप से हिंदू दूसरे धर्म के कोई भी व्यक्ति जो है वो मिलेंगे तो उनको तो CAA के तहत नागरिकता मिल जाएगी भारत की, और जो मुस्लिम्स जो मिलेंगे देश के अंदर अवैध रूप से आए हुए, आप केवल उनको जो है वो देश से बाहर निकाल दोगे। तो संसद में हमारे गृह मंत्री ने सीधा सीधा कहा कि हाँ बिल्कुल NRC हम पूरे देश में लागू करेंगे, और ये मैं अभी क्लियरली कह सकता हूँ क्योंकि हमने हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें भी इस बात का वादा किया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि वो असम की तर्ज पर पूरे देश में NRC को लागू करेंगे और पूरे देश में जो भी अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और उनको उनके देश वापस भेजा जाएगा, ठीक है। अब गृह मंत्री ने जब ये बात की कि NRC हम पूरे देश में लागू करेंगे, तो जो विरोध करने वाले थे उन्होंने पूरे देश में जो है CAA के साथ NRC का भी विरोध करना शुरू कर दिया। अब ये विरोध कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली के अंदर ये घोषणा कर दी कि हम जो है इस समय NRC लाने का हमारा कोई इरादा नहीं है और हमने इसके लिए कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है और निकट भविष्य में भी हम NRC के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का कह रहे हैं कि हम NRC लाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं और गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम NRC लाएंगे, दोनों के बाद में कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो उत्पन्न हो गया। और जब पुनः गृह मंत्री से ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री तो ऐसा कह रहे हैं और आप ऐसा कह रहे हो, तो गृह मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि मैंने ऐसा कब कहा कि हम अभी ला रहे हैं, मैंने भी ये कहा कि भविष्य में लाएंगे क्योंकि हमारा चुनावी घोषणा पत्र जो है ये बात कहता है,
और वर्तमान में मैं भी कहता हूं कि अभी निकट भविष्य में जो है वो हमारे एनआरसी लाने का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो अब जो है वो बात कुल मिला के बात यहाँ आ गई कि अब नहीं है, निकट भविष्य में नहीं है, लेकिन भविष्य में तो आप एनआरसी लाओगे। इसलिए एनआरसी जिसके बारे में अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं बना था, जिसके बारे में अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, जिसके बारे में कुछ हुआ ही नहीं था, वो जो ऐसा है कि बच्चा जन्म से पहले ही उसका जो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो फिर इन्होंने ध्यान दिया कि अपन फालतू में एनआरसी का लोचा या लफड़ा पाले ही क्यों। अपने पास जब एनपीआर है, और एनपीआर चूंकि कांग्रेस सरकार की ही बनाई हुई है, इसलिए इसका विरोध ये किस आधार पर करेंगे। अगर ये विरोध करेंगे तो हम इनसे कहेंगे कि जब इतनी बुरी थी तो आपने इसे लागू क्यों किया था। तो इसलिए, और चूंकि 2021 की जनगणना होने वाली थी, तो 2021 की जनगणना के समय नेचुरली इसका जैसे कि प्रोविजन है वो अपडेट होनी थी। ठीक है, तो एनपीआर जो जनगणना का एक फेज होता है, हाउस लिस्टिंग फेज, हाउसेज की लिस्टिंग की जाती है, जैसे मकानों को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो उस हाउस लिस्टिंग फेज में एनपीआर जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना थी, 2010 में उसका हाउस लिस्टिंग फेज चल रहा था, और हाउस लिस्टिंग फेज के समय इसे अब जो है वो तैयार किया गया था। तो चूंकि 2021 की जनगणना का हाउस लिस्टिंग फेज जो है वो 2020 में शुरू होना था, तो इसलिए 2020 में ऑटोमेटिकली जो है वो एनपीआर जो है वो अपडेट होनी थी। और एनपीआर और एनआरसी में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सवाल वैसे के वैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको लगा, इन्होंने फिर कहना बिल्कुल शुरू कर दिया, हाँ बिल्कुल हम एनआरसी नहीं लाएंगे। ठीक है, लेकिन हम एनपीआर को जो है वो लागू करेंगे। ठीक है, और चूंकि एनपीआर कांग्रेस का ही विचार है, इसीलिए हम उसी को लागू कर रहे हैं। हमारी तरफ से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी तरफ से हमने उसको थोड़ा अपडेट, और समय के साथ हर चीज को अपडेट किया ही जाना चाहिए, इसलिए हमने इसमें नई चीज केवल ये जोड़ी है। और इन चीजों में आपको क्या आपत्ति है, ये क्या दिक्कत है। ठीक है, अब इसमें तो पर विपक्ष ने और कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ये सब हटाओ, और अगर हमारी वाली एनपीआर को लाना है तो आप जो हमारी एनपीआर थी एग्जैक्टली वही लाओ। ये जो 6 प्रश्न हैं इनको पूरी तरह से हटाओ, ये जो चीजें हैं इनको भी हटाओ। पूछा क्यों, इससे क्या नुकसान हो जाएगा, कि वो हमें नहीं पता, आप तो बस इनको हटाओ। ठीक है, और बायोमेट्रिक डेटा की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस इसमें एक और चीज थी कि जब एनपीआर तैयार होगा तो हर व्यक्ति को अपना वहां जाके जो है वो सूचनाएं देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परिवार का जो मुखिया होगा वो फॉर्म भर के देगा। ठीक है, और उसके साइन होंगे। ठीक है, और ये जितनी भी सूचनाएं आपसे मांगी जा रही है, इनमें से किसी भी सूचना के लिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। ध्यान देना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। जैसा कि जो विरोध हो रहे हैं ना, हम कागज नहीं दिखाएंगे, उन लोगों के लिए यह है कि भाई एनपीआर में वैसे भी कागज मांगने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। ठीक है, अब ये कहेंगे कि चलो हमसे डरते हुए, नहीं, 2010 में भी जब एनपीआर जो है वो तैयार किया गया था, उस समय भी किसी से भी कागज नहीं मांगे गए थे। बस आप अपनी तरफ से केवल सूचना लिखवा दो, आप सही लिखवाओ, गलत लिखवाओ, कुछ ही लिखवाओ, जो है वो लिखवा दो। ठीक है, तो जो व्यक्ति जो भी सूचना देगा, सीधा सीधा जो है अधिकारी उन सूचनाओं को लिख देगा। ठीक है, अगर वो गलत सूचना दे दे तो एनपीआर के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन चूंकि ये एनपीआर बेस्ड है सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सेंसस एक्ट 1948, ठीक है, और इन कानूनों का आप उल्लंघन कर रहे हो, और इन कानूनों को उल्लंघन करने की जो सजा है वो बाद में आपको हो सकती है, इसलिए आप गलत जानकारी जो है वो नहीं दें। ठीक है, प्लस इसके साथ ही इसमें एक और प्रोविजन था कि जो भी अफसर होगा लोकल लेवल पर, जो आपसे आंकड़े संग्रहित करेगा, ठीक है, और उसे अगर लगेगा कि आपके जो आंकड़े हैं वो आप सही नहीं दे रहे हो, डाउटफुल है, तो वो आपके नाम के आगे डी लगा देगा। ठीक है, तो ये डी लगा देगा, ये प्रोविजन इसमें था। और उसके बाद उन लोगों की फिर से स्क्रूटनी की जाएगी कि इन्होंने सही जानकारी दी है या नहीं दी है। ठीक है, तो फिर कांग्रेस का बहुत ज्यादा जो विरोध हुआ तो उसमें सरकार ने 2-3 आश्वासन और दे दिए।
सरकार ने अब कह दिया कि हम किसी भी नाम के आगे डी नहीं लगाएंगे, डाउटफुल। अब भले ही आदमी सही दे गलत दे कैसे ही आंकड़े दे, मर्जी हो तो आंकड़े दे, ठीक है। तो डाउटफुल वाला नहीं लगाएंगे। प्लस ये सारे जो आंकड़े, जितने आंकड़े आपको देने हैं दे दो, ठीक है। बेसिक बातें तो आपको बतानी ही पड़ेगी। और ये जो 6 प्रश्न है, इसमें सरकार ने आश्वासन दे दिया है कि इसमें अगर आपकी इच्छा हो तो दे दो, ये वैकल्पिक है, ये अनिवार्य, ये आंकड़े देना, सारे आंकड़े देना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के अब ये हो गया। और फिर अब तो ये और कह दिया कि चूंकि कोरोना रूपी महामारी फैल गई है, इसलिए अब इसको जो है पोस्टपोन ही कर दिया। और कोरोना ये नहीं आता तो अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 के बीच में जो है 2021 की जनगणना का हाउस लिस्टिंग फेज जो है वो चलने वाला था। और उस हाउस लिस्टिंग फेज के अंदर जो है ये एनपीआर जो है वो तैयार किया जाना था। तो अप्रैल से लेके और सितंबर के बीच तैयार किया जाना था, लेकिन ये पोस्टपोन हो गया, ठीक है। और ये जब तैयार हो जाए एनपीआर, उसके बाद इसको जो है वो अपडेट किया जाएगा UIDAI के तहत। और ये करने के बाद जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दोनों को दिए जाएंगे, नागरिकों को भी दिए जाएंगे और जो विदेशी लोग यहाँ रहते हैं, रेजिडेंट हैं, उनको भी दिए जाएंगे। 2003 में जब ये नियम बनाए गए थे, उसमें उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने प्रोविजन रखा था कि जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा वो भारतीयों को और विदेशियों की थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया जा सके, इसलिए अलग अलग कलर का दिया जाएगा। उस समय प्रोविजन था। लेकिन अब किस तरह का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिया जाएगा, इसके बारे में पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं है कि विदेशियों को और भारतीयों को अलग अलग कलर का दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसमें प्रोविजन जरूर था कि ये पूरा अपडेट होने के बाद इस जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है ये कोस्टल एरियाज के गाँवों में सबसे पहले जो है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा, फिर कोस्टल एरियाज की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, और उसके बाद जो मेन लैंड है वहाँ पे सबको जो है ये करवाया जाएगा, ताकि पूरे देश में वन नेशन वन कार्ड की थ्योरी जो है वो लागू हो सके। उसके बाद अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड भी जो है आपको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो राशन कार्ड की जगह भी जो है वो काम आ सकता है। और इसकी विपक्ष ने और संसदीय जो समिति थी उसने भी जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन किया कि हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप ये एनपीआर ला क्यों रहे हो, या और एनपीआर के माध्यम से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अलग से देने की जरूरत कहाँ है, ठीक है। जब पहले से ही लोगों का कार्ड ही देना है तो पहले से हमने आधार कार्ड दे रखा है, ठीक है। और वो आधार कार्ड का वही यूज है जो आप इसका उपयोग बता रहे हो, ठीक है। तो सरकार का इस पे जवाब था गृह मंत्रालय का कि जो आधार कार्ड है वो इंडिविजुअल पहचान है, आधार कार्ड इंडिविजुअल पहचान को मान्यता देता है, जबकि जो है ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है और एनपीआर के जो आंकड़े संग्रहित किए जाएंगे वो एक परिवार, सामूहिक रूप से जो है आंकड़ों का संकलन है। तो ये परिवार की आइडेंटिटी है ये, ठीक है। तो जबकि हालांकि संसदीय समिति ने कहा कि आपका जो जवाब है वो संतोषजनक नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड के अंदर भी माता पिता का सबका नाम होता है और वो सब जो फैमिली लिंक होते हैं, हस्बैंड वाइफ का भी नाम जो है वो उसमें होता है, तो इस वजह से वो भी पूरे परिवार की जानकारी भी हमें एक साथ जो है वो देता ही है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये संतोषजनक जो है वो नहीं माना गया। और अब भी ये तो प्रश्न है ये, हाँ, तो अगर ये प्रश्न उठाया जाता है कि ऐसा क्यों है, तो ये उस समय ही उठना चाहिए था जब कांग्रेस सरकार ने 2010 में पहली बार एनपीआर जो है वो लागू किया गया था। और वैसे हर देश में ही जो है वहाँ रहने वाले निवासियों का, वहाँ रहने वाले नागरिकों का डेटाबेस जो है वो होना ही चाहिए। इसमें तो किसी तरह का ही किसी बात का विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देश जो है अपने नागरिकों और अपने निवासियों का एक डेटाबेस अपने पास रखते हैं, ताकि उनके लिए कोई योजना या स्कीम जो है वो बनाई जा सके, ठीक है। तो ये था एनपीआर, ठीक है।